Hey guys, welcome back to our e-learning platform Origins eShala. I am Jain Mayank and this is our 12th lecture for nuclear power plants in the playlist of Power Plant Engineering. So अभी तक कई सारे बेसिक एलिमेंट्स, कई सारे क्या, खाली 5 हुए हैं राइट 5 एलिमेंट्स कवर हो चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सटीरियर पोर्शन, द एक्सटीरियर एलिमेंट्स ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर. ऑफ कोर्स यहाँ पर जो सारे एलिमेंट्स में अभी तक बाकी है, यानी ये दोनों बायोलॉजिकल शील्ड, प्रेशर वेसल एंड थर्मल शील्ड, इनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं. अब ये टॉपिक लास्ट में मैंने इसलिए लिया है बिकॉज ये तीनों साथ में ही एक जैसे ही काम करते हैं, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है तीनों में. जस्ट लाइक मॉडरेटर, कूलेंट एंड रिएक्टर, क्या यार, मॉडरेटर, कूलेंट एंड रिफ्लेक्टर, उन तीनों का जैसे एक जैसा काम था, तो थर्मल शील्ड, प्रेशर वेसल और बायोलॉजिकल शील्ड का भी थोड़ा मिलता जुलता ही काम और स्ट्रक्चर है. सो इसलिए मैंने इनको साथ में अलग से टॉपिक में ले लिया है ताकि आपको याद करने में भी थोड़ा इजी हो एंड यू कैन जस्ट इजीली सर्च वॉट एवर टॉपिक यू वांट. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन विथ थर्मल शील्डिंग एंड प्रेशर वेसल. सो ये भी को अब इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में जाने जैसा नहीं, बट बेसिक आपको कॉन्सेप्ट और अरेंजमेंट समझनी है. अब थर्मल शील्ड, नाम में आधा काम है. थर्मल यानी हीट एंड शील्ड यानी कवच. सो थर्मल शील्ड क्या करता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जितनी भी हीट आ रही है उस पूरी हीट को बाहर लीक होने से रोकता है. ऑफ कोर्स कूलेंट है जो हीट एब्जॉर्ब करके कंटिन्यूसली ट्रांसफर होता रहता है, बट फिर भी हीट जो है ना, अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा तो ऐसा शायद ही कोई प्रोसेस होगा जिसमें हीट ट्रांसफर ना होता इंस्टेड ऑफ दैट वन प्रोसेस. सिर्फ एक ही ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, एंड इवन दैट इज ओनली थियोरिटिकल, जो रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है. अगर आपको उस प्रोसेस का नाम अच्छे से याद है देन डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. देखते हैं कितनों को थर्मोडायनेमिक्स याद है अच्छे से, क्योंकि 6 टाइप के मेन प्रोसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के. उनमें से 5 में हीट ट्रांसफर यानी क्यू की कुछ ना कुछ फॉर्मूला या वैल्यू आती है, बट देयर इज जस्ट वन प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर 0 आता है. तो अगर आपको वो प्रोसेस याद है देन डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. तो और वो तो रियल लाइफ में पॉसिबल है ही नहीं, पहली बात. तो कितना भी आप कोशिश कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, हीट को कंप्लीटली लीक आउट सिर्फ एक मीडियम से करना नॉट पॉसिबल. तो हमें कई सारे लेयर्स देने पड़ते. तो फर्स्ट लेयर जो है वो थर्मल शील्ड, जो एक 50 से 60 सेंटीमीटर थिकनेस वाली एक स्टील की प्लेट का डोम या एक कंटेनर के शेप में होता है. माइंड वेल 50 से 60 सेंटीमीटर थिकनेस है, थिकनेस कुछ 5 सेंटीमीटर इतना होता है, तो इसका 10 गुना कर लो, उतनी थिकनेस है खाली इसकी, क्योंकि ये खुद सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा. एंड देन उसके 10 सेंटीमीटर की गैप छोड़ के फिर एक प्रेशर वेसल आएगा. अरेंजमेंट समझ रहे हो? पहले ये पूरा कंटेनर के रिफ्लेक्टर के साथ कांटेक्ट में जस्ट थर्मल शील्ड है, रिफ्लेक्टर उसके जस्ट पीछे थर्मल शील्ड का एक कोटिंग पूरा कंटेनर होगा जो 50 से 60 सेंटीमीटर की थिकनेस रखता है, राइट. फिर 10 सेंटीमीटर छोड़ के अगेन एक कोटिंग है जो प्रेशर वेसल है, वो भी स्टील का ही है. दोनों बने स्टील प्लेट्स के, बस दोनों का कंस्ट्रक्शन अलग है. यहाँ पे हमारी मिनिमम थिकनेस 50 से 60 सेंटीमीटर है, बट यहाँ पे जो थिकनेस है वो इतनी नहीं होगी. वो डिपेंड करती है कि हमारा साइज जो है उस पर मुझे 200 kg. एक बात बता देता हूँ, ये जो KGF है वो कोयला गोल्ड फील्ड नहीं है. हाँ, कोयला गोल्ड फील्ड नहीं है, ये किलोग्राम फोर्स है पर सेंटीमीटर स्क्वायर. यूनिट अच्छे से सीखा करो तो मुझे समझाना ना पड़े. हाँ, तो ये जो प्रेशर वेसल है ये 200 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर के फोर्स को उसके जो भी साइज है उस साइज पे सहन कर सके, इससे ज़्यादा के भी थोड़े फोर्स को सहन कर सके, उस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है. उसका शेप, उसकी लेंथ, वो सब उस पर डिपेंड करता है. सो इसकी थिकनेस उस पर डिपेंड है और इसकी तो इतनी रखनी पड़ती है क्योंकि वो स्टील उतनी हीट एब्जॉर्ब तभी कर पाता है. अब ये दोनों का काम तो भाई समझ आ गया कि थर्मल शील्ड चलो हीट को और मिनिमाइज कर रही है, जो हीट बाहर लीक हो रही है उसको और मिनिमाइज कर रही है. प्रेशर वेसल तो उस प्रेशर को कंटेन करके रख रहा है, क्योंकि ऑब्वियस बात है कोई भी पावर प्लांट का बॉयलर हो गया, रिएक्टर हो गया, गैस टरबाइन हो गया, हाई प्रेशर पे वर्क करते हैं. तो प्रेशर को लीक होने अभी तो रोकना है, क्योंकि प्रेशर लॉस इज इक्वल टू वर्क लॉस. सो प्रेशर लॉस, हीट लॉस, वर्क लॉस सभी अटकाना है हमें. तो इसने चलो हीट लॉस अटका दिया, इसने प्रेशर लॉस अटका दिया. एक
प्रॉपर लीक प्रूफ प्रेशर वेसल बनेगा तो। और 200 kgf/cm² बेसिक मान के ही चलते हैं, सुपर क्रिटिकल रिएक्टर्स के इक्वलेंट। अब बाकी रहा है एक एलिमेंट खाली, वो है बायोलॉजिकल शील्डिंग, तो उसे भी देख ही लेते हैं। लेट्स गेट ऑन विथ इट। सो ये देखो, अब ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, प्रेशर वेसल के आगे और पीछे दोनों बाजू 10-10 सेंटीमीटर का गैप देना है। रीजन इज क्योंकि थर्मल शील्ड जो हीट एब्जॉर्ब कर रही है वो खुद भी तो गर्म हो रही है, राइट? और वो भी कोई मटेरियल होगा, स्टील है, स्टील भी कितना एब्जॉर्ब कर लेगा, उसकी भी कुछ लिमिट है, मेल्टिंग पॉइंट है। सो इन गैप्स के बीच में हम फिर से कूलिंग वाटर सर्कुलेट करते हैं या कूलेंट को ही सर्कुलेट कर देते हैं, सो दैट टेम्परेचर फर्दर कंट्रोल रहे और हीट लीक हम एकदम जितनी हो सके मिनिमाइज कर सके। और फिर भी काम नहीं बना, देन वी हैव द सुपर बिग बॉस, बायोलॉजिकल शील्ड, जिसकी थिकनेस 2 से 3 मीटर तक जाती है। तो 2 से 3 मीटर, ये भाई 50 से 60 सेंटीमीटर थे, ये भाई 2 से 3 मीटर थिकनेस है। थिकनेस जस्ट इमेजिन कितना कवर कर लेता होगा एरिया। बट इसको बायोलॉजिकल शील्ड क्यों कहते हैं, ये सवाल आपके मन में आना चाहिए। बायोलॉजिकल यानी सजीव सृष्टि, तो जो लाइफ है, आजू बाजू एनवायरमेंट में जो लाइफ है उसके ऊपर होने वाला जो डैमेज है न्यूक्लियर रिएक्शन से, वो रोकना है। तो अब हमने पहले भी देख लिया था कि जब एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो अल्फा, बीटा, गामा सबके रेडिएशन निकलते हैं, तो वो सारे रेडिएशन को रोकना इस कॉन्क्रीट की 2 से 3 मीटर थिकनेस वाली दीवार का काम है। तो कॉन्क्रीट का ये बना रहता है और अल्फा, बीटा, गामा के सारे रेडिएशंस को ये स्टॉप करता है, इसलिए इसे बायोलॉजिकल शील्ड का है कि ये बायोलॉजी को प्रोटेक्ट करता है। एंड दिस वन इज थर्मल शील्ड, जो हीट को रोकता है, हीट यानी मेजर अमाउंट ऑफ हीट रोक लेता है। अब माइंड वेल कि भले ही हमने इनको सेपरेट किया है, बट कुछ अमाउंट ऑफ हीट ये भी रोकता है और कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन ये भी रोकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि ये इतना ही करते, बट यहां तक आके मैक्सिमम हीट कवर हो जाती है, यहां तक आके कंप्लीटली हीट, अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन सब कुछ रोक देना ही पड़ता है, तभी आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करने की परमिशन मिलती है। इनफैक्ट अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में राणा प्रताप एटॉमिक पावर प्लांट जो है उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेफ्टी के स्टैंडर्ड फॉलो किए, जिसमें डोम इनसाइड डोम कॉन्सेप्ट यूज किया, यानी एक डोम बायोलॉजिकल शील्ड का, यानी ये सब तो है बायोलॉजिकल शील्ड आ गई, उसके ऊपर फिर एक डोम बायोलॉजिकल शील्ड का, और वहां पर 2 फास्ट एक्टिंग सेफ्टी शट ऑफ सर्किट्स हैं, जस्ट इन केस कि वहां पे नेचुरल एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को कुछ डैमेज ना हो जाए। सो इतने हाई स्टैंडर्ड्स फॉलो किए, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट में पावर तो बनाना ही है, बट लाइफ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ओवर एनीथिंग एट ऑल। लाइफ बचानी है, इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके ही काम करना है, वरना गवर्नमेंट जूते मार के भगाएगी। जूते भी क्या, आप तो गन वन सीधा एनीवेज, तो इस तरह से थर्मल शील्ड, प्रेशर वेसल और बायोलॉजिकल शील्ड एकदम सही काम करते हैं। आपके पावर प्लांट्स में से जो भी रेडिएशन है, हीट है, प्रेशर है, जो भी लीकेज है, इनको रोकने में एकदम सही काम करते हैं। और एक बहुत सही काम आप भी कर सकते हो। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको इन डेप्थ ये सारे टॉपिक स्टडी करने हो, देन यू कैन चेक आउट आवर ब्लॉग www.originsconglomerate.blogspot.com. The link is in description. Just go to blog, search the subject, any subject you want, like power plant engineering, and you will come across several PDFs and books that you can use for your study purpose. With that said, we'll meet again in the next lecture. Thank you. When you want to get off that darkest ground, but gravity pulls you straight down. From a bird's eye view, you should grow feathers and see this too.